शेयर कर दूँ। क्लियर हो रही है पिक्चर बेटा? जी मिस। ये ना बेटा आपका रिपल टाइम है। रिपल टाइम होता क्या? व्हाट इज रिपल टाइम? है ना, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपके पास बेटा जो वाटर वेव्स होती है ना, उनको स्टडी करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए ना हम किसको यूज करते हैं? रिपल टाइम को यूज करते हैं। मतलब नॉर्मल वाटर वेव्स जो है ना, हम इसके अंदर इजीली जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया हुआ होता है, जो अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक हमारे पास ट्रे होती है, और ट्रे कैसी होती है आपके पास? ग्लास की ट्रे होती है। मतलब जो नॉर्मल वाली ट्रे होती है ना, उससे हटके ग्लास की ट्रे। ग्लास की ट्रे कैसी होती है आपको पता है? ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है ना। शैलो होती है। शैलो क्यों रखा है? ताकि आप उसके अंदर वाटर फिल कर सकें, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा डीप नहीं होती, नॉर्मल इतना होता है कि आप इसके अंदर वाटर को फिल कर सकते हैं। ग्लास की ट्रे है, ठीक है। और उसको आपने ना एक वुडन फ्रेम से उसमें फिक्स किया हुआ है। मतलब ये जो आपको एक टेबल की तरह से ऐसे नजर आ रहा है, टेबल है और उसके बीच में एक आपके पास ग्लास की ट्रे है जो उसके बीच में फिक्स हुई है, ठीक है ना। उसके अंदर आप वाटर को फिल कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है। फिर उसके बाद आपको बेटा जो दूसरी चीज नजर आ रही है इसके अंदर डायग्राम में, अगर आप देखें, दैट इज व्हाट? रिपल जनरेटर। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपल जनरेटर। रिपल जनरेटर क्या? सिंपल एक मोटर है, ठीक है। एक मोटर है और इसके साथ बेटा एक बार कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये जो बार है, ये जब मोटर स्टार्ट होगी इसकी, तो अप एंड डाउन मूव करेगा। इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से जो अंदर आपकी स्प्रे में वाटर फिल है, इसके अंदर वाटर वेव जनरेट होती है, ठीक है। इस मोटर को लगाने का फायदा क्या है कि आपकी कंटिन्यूस वाटर वेव फॉर्म होगी, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूसली एक सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा, मूव करेगा, जिसकी वजह से आपके पास कंटिन्यूस वाटर वेव जो है वो फॉर्म, यानी एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर बार होगा सही। तो आपके पास स्ट्रेट वेव फॉर्म होगी, ठीक है। इस बार की जगह आपके पास एक बॉल भी आती है इसके साथ लगाने के लिए, सर्कुलर, ठीक है ना। अगर आपने इसमें सर्कुलर बॉल फिक्स कर दिया इंस्टेड ऑफ दिस बार, ठीक है ना, तो वो सर्कुलर वेव जनरेट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर तो अगर आपकी वेव्स अभी जनरेट हो रही है तो आपकी स्ट्रेट बार है, तो उसमें सीधी सीधी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ना, इस तरह से वाटर वेव्स, सही है बेटा। लेकिन अगर आपने सही। सर्कुलर लगाया है तो सर्कुलर के केस के अंदर, यानी इस स्ट्रेट बार को आप हटा देंगे, इसकी जगह आप एक बॉल की तरह से लगा देंगे, तो उसमें फिर आपके पास ये जो सर्कुलर वेव्स है ना वो इस तरह से, यानी वेव्स है वो आपके चारों तरफ इस तरह ट्रैवल करेंगे। आएगा समझ में? बिल्कुल जैसे पानी रखा है उसके सेंटर में आप एक उंगली की टिप लगाएंगे तो क्या होगा? सर्कुलर वेव्स बनना शुरू हो जाएंगे, सही। वो डिपेंड करता है कि आपने ना क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट किया किया है। आपने स्ट्रेट बार कनेक्ट की हुई है या सर्कुलर कोई बॉल सी कनेक्ट की है जिसकी वजह से सर्कुलर वेव्स, राइट। साथ में आपने ऊपर लाइट सोर्स लगाई है। लाइट सोर्स लगाने की वजह क्या है? क्यों? क्योंकि ऊपर तो बेटा वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही होगी, ऊपर आपके पास वाटर वेव बन रही होगी। नीचे अगर आप देखें, ये जो टेबल की तरह से बनी हुई रिपल टैंक, इसके नीचे उन्होंने स्क्रीन शो किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या शो हो रहा है? स्क्रीन। स्क्रीन एक्चुअली है क्या? इस स्क्रीन पे इन्होंने व्हाइट चार्ट रखा हुआ है, मतलब नॉर्मल जो आपके पास व्हाइट कलर का चार्ट पेपर होता है वो आप इसके नीचे बिछा रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट द स्क्रीन। अब जब यहाँ पर वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगे ना, ठीक है ना, तो इन वाटर वेव्स के क्या बनना शुरू हो जाएंगे? यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रीन पे इसको बनना शुरू हो जाएंगे वेव फ्रंट्स।
वेव फ्रंट्स यानी नीचे जो है वो इसका शेडो जो बन रहा होगा समझो एक तरह से, वो किस तरह से बन रहा होगा, वेव फ्रंट्स की फॉर्म, स्ट्रेट लाइन स्क्रीन पे। ये वेव फ्रंट्स क्या है? वेव फ्रंट्स आई थिंक हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, मैंने कहा था बाद में बताऊंगी, ठीक है ना बेटा। वेव फ्रंट्स अब पहले समझ लेते हैं वेव फ्रंट्स क्या होता है, ठीक है ना। फिर मैं बताती हूँ ये वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे। देखो, अगर तुम्हारे पास पैरेलल में सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स फ्लो कर रही है ना, पैरेलल में बिल्कुल सेम वाटर वेव्स हैं वो आपके फ्लो कर रही है, यानी इनके आपके पास समझो जो क्रस्ट है वो सारे के सारे एक लाइन में आ रहे हैं। आपके क्रस्ट कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल एक लाइन में मौजूद है, ठीक है ना, यानी इन फेस मौजूद है, यानी सबके क्रस्ट एक साथ चल रहे हैं, सबके ट्रफ्स हैं वो एक साथ चल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे एक साथ जो है इनके सारे पॉइंट्स मौजूद है। अगर इनके तमाम ट्रस्ट को एक इमेजनरी लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए, है ना, इस तरह से, है ना, एक इमेजनरी लाइन से जो हमने इसको क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, तो ये जो इमेजनरी लाइन है ना, ये क्या कहलाएगी आपके पास, मेरी हट गई, ये कहलाएगी आपकी वेव फ्रंट। समझ आई बात? यूज कहाँ होता है? मैं बता रही हूँ, यूज ये आपके पास यही, यहाँ पर जो हम स्टडी करते हैं ना वाटर वेव्स को, वाटर वेव्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इनकी स्टडी के लिए, क्योंकि हम हर जगह वाटर वेव्स नहीं बनाएंगे, हम ये सीधी सीधी लाइनें बनाएंगे, ठीक है ना, दैट इज व्हाट वेव फ्रंट्स। इनके थ्रू जो है ना हम उसकी जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितनी भी वेव्स होती हैं वो किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, डिफ्रैक्शन को। इसकी जो वाटर वेव्स है ना उनकी इस प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम क्या बनाते हैं, वेव फ्रंट्स। इंस्टेड ऑफ वेव्स ड्रॉ करने के बजाय हम वेव फ्रंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से हम यहाँ पर उसको स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या वेव फ्रंट्स आपके पास एक तो पहले फॉर्म कैसे होंगे, यानी वेव फ्रंट्स वो सारे पॉइंट हैं आपके वेव्स में, जो पैरेलल वेव्स आपके पास बन रही हैं उनके सबके जो सेम फेस के पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल सबके सेम जो क्रस्ट है उनको आप एक इमेजनरी लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो क्या बन गया, वेव फ्रंट। वो इमेजनरी लाइन क्या कहलाएगी, वेव फ्रंट। अगर तुम सब ट्रस्ट भी नहीं ज्वाइन करना चाह रहे तो सारे ट्रफ्स के जो पॉइंट्स हैं मिनिमम, मतलब जो मिनिमम पॉइंट है सारे ट्रफ के वो ज्वाइन कर लो एक साथ, या तो ट्रस्ट के ले लो या तो ट्रफ के ले लो, वो सारे जो पॉइंट्स आप ज्वाइन करेंगे ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इन फेज होंगे, ठीक है, यानी सब मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और एक साथ है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। वहां पे जब आप उनको ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो दैट इज व्हाट, दैट इज हाउ अ वेव फ्रंट यू कैन ड्रॉ। वेव फ्रंट मतलब कोई अलग से चीज नहीं है, या आप खुद से बना रहे हैं, ठीक है, एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इन क्रस्ट को जो सेम पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके। क्लियर हो गया बेटा वेव फ्रंट्स? ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, अब जो वेव फ्रंट्स होते हैं बेटा इनके दरमियान जो मतलब जो आपके एडजेसेंट या सक्सेसिव जो आपके वेव फ्रंट्स होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना वो किसके बराबर होता है, वेवलेंथ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, क्योंकि ये चीज हम पढ़ चुके थे, ये हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके जो सक्सेसिव क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस होता है या सक्सेसिव ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ। ये हम डिस्क्राइबिंग वेव्स में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो आपके जो वेव फ्रंट्स बने हुए हैं वो किसके दरमियान बने हुए हैं, क्रस्ट के बीच पे बने हुए हैं, ऑफ कोर्स। तो एक वेवलेंथ से एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट का डिस्टेंस होगा दैट इज आल्सो वेवलेंथ, ठीक है। आपके पास ये किसके बराबर होता है, वेवलेंथ के बराबर। इसीलिए हम जो दूसरी डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की डिफाइन करते हैं वो क्या कहते हैं, मैंने कहा था ना मैं एक और डेफिनेशन तुम्हें फ्रीक्वेंसी की लिखवाऊंगी इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स। तो जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि द नंबर ऑफ complete waves that are passing through a point per unit time is called its frequency। ये लिखवाई थी, याद है? बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरी डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि द नंबर ऑफ क्रस्ट या द नंबर ऑफ ट्रफ्स that are passing through a point in 1 second या in per unit time is called as frequency। Similarly, the number of wave fronts, जैसे for example ये आपके पास एक वेव फ्रंट, अगर मैं इसको रेफरेंस ले लेती हूँ तो ये एक वेव फ्रंट पास हुआ, ये दूसरा वेव फ्रंट पास हुआ,
ठीक है, ये तीसरा वेव फ्रंट पास हुआ। तो 3 वेव फ्रंट जब पास हुए, पहले वाले को अगर मैं रेफरेंस ले लूं तो जो डिस्टेंस उसके बाद कवर होना शुरू होगा, ठीक है ना। तो आपके पास जब 3 वेव फ्रंट्स आगे पास होंगे तो वेवलेंथ भी कितनी कवर होंगी, 3, ठीक है ना। 3 वेवलेंथ्स आर कवर्ड, क्लियर। तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम पर यूनिट टाइम कहेंगे, इधर नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि एमसीक्यूज में ना 3-4 आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई आ सकती है फ्रीक्वेंसी की, और फिर वो पूछ सकते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। द नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट per unit time is called its frequency। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। राइट, तो अब हम जो रिपल टैंक होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो लाइट सोर्स है ना बेटा जो लगाई हुई है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की मदद से नीचे क्या बना रही होती है, जो उसके मेन आपके पास मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, उनके वेव फ्रंट्स फॉर्म कर रही होती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन नीचे, ठीक है ना। जो शेडो फॉर्म हो रहा होता है ना, उनका वेव फ्रंट्स की फॉर्म में नीचे स्क्रीन पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस रिपल टैंक की मदद से, क्योंकि आपके रिपल टैंक में वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उन वाटर वेव्स की हमें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, उन वाटर वेव्स की हमें वेवलेंथ पता होनी चाहिए। तो हम रिपल टैंक की मदद से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नीचे ये जो आपके पास वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे, ठीक है, इन वेव फ्रंट्स को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और नीचे जैसे लाइन ड्रॉ करके फिर हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है बेटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 वेवलेंथ आपको बनाई है, वेव फ्रंट्स बनाए नीचे, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो तो मैंने कितने बनाए, 4। अगर मैं इसको यही बिल्कुल इसको एक रेफरेंस ले लूँ, इसके बाद से मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा कि 1 सेकेंड में आपके पास 1 सेकेंड विद इन 1 सेकेंड आपके कितने वेव फ्रंट्स पास हुए, 1 2 3, यानी यहाँ पर मेरे पास 1, ठीक है ना, फिर 2 और 3 वेव फ्रंट जो है वो 1 सेकेंड में पास हुआ है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हर्ट्ज। इसका मतलब 3 कंप्लीट वेव जो है वो पास हो रही है 1 सेकेंड में। इसका मतलब इस वाटर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई आपके पास, 3 हर्ट्ज। आ रही बात समझ में, जी मिस। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल इस लास्ट पॉइंट पे मैं चेक कर रही हूँ, मैंने एक टाइमर लगाया था और मैंने देखा कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करी थी कि जो वेव फ्रंट्स मेरे बन रहे हैं नीचे, उनको 1 सेकेंड लग रहा है 3 वेव फ्रंट्स यहाँ पे बनने में। इसका मतलब 3 वेव फ्रंट्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, तो इट्स मीन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हर्ट्ज हो गई। इस तरह मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकती हूँ। दूसरी बात, ये मेरे पास शीट है, अब मैंने क्या किया कि मुझे वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मैं एक और काम कर सकती हूँ कि मैंने इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकती हूँ। शीट है क्योंकि मेरे पास, मैंने यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस मेजर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा डिस्टेंस जो है वो मेरे पास आ गया 3 सेंटीमीटर, एक एग्जाम्पल के तौर पर आसानी के लिए 3 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्योंकि 3 वेव फ्रंट्स यहाँ से पास हो रहे हैं फर्स्ट वाले को रेफरेंस कंसिडर करके, तो इसका मतलब इसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 3 वेव्स पास हो रही है। तो वेवलेंथ आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर का है, और उसमें 3 आपकी वेव्स, तो इसका मतलब 1 के लिए आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इससे आपके पास क्या आ गई, इसकी वेवलेंथ भी आ गई, यानी टोटल डिस्टेंस जितनी वेव्स मेरी पास हुई है उस टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगी, और कितनी वेव फ्रंट्स पास हुई हैं उन दोनों को डिवाइड करके मेरे पास वेवलेंथ आ जाएगी। आगे बात समझ में, ये क्लियर है मैथमेटिकली, यानी मैं इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को रिपल टैंक की मदद से फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्लियर हो ना कि, जी मिस। ठीक है। एक और चीज, एग्जामिनेशन के अंदर ये रिपल टैंक ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है ना, ड्रॉ करने के लिए भी आया हुआ है रिपल टैंक, ठीक है। तो एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर आप ट्रे बना के, ठीक है,
उसके ऊपर एक मोटर शो करके, रिपल जनरेटर, एक मोटर आपके पास लगी हुई है, उसमें एक बार कनेक्टेड है, ठीक है, दैट आर प्रोड्यूसिंग स्ट्रेट रिपल्स। फिर ऊपर लाइट सोर्स इतना, और उसके 4 लेग्स के साथ, और नीचे स्क्रीन मेंशन करना, यानी इतना लेबलिंग के साथ एक रफली आप उसको ड्रॉ कर सकें, ठीक है। जो प्रीवियस आपके एग्जामिनेशन पेपर्स हैं उनमें इसको ड्रॉ करने के लिए भी आया हुआ है, इसलिए इसको लिख लीजिएगा कि ड्रॉ मतलब इसको आपको नॉर्मल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह से बना के स्केच करना आना चाहिए और लेबल करना आना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया कि आप जो नीचे स्क्रीन लगाए हैं ना, उस स्क्रीन की मदद से फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं। आगे हम जब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना रिफ्लेक्शन की या रिफ्रैक्शन की या डिफ्रैक्शन, वो भी हम रिपल टाइम में स्टडी कर सकते हैं। अब वो हम आगे पढ़ेंगे, कभी हमने खुद पढ़ के नहीं देखा है कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है, वाटर वेव के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होती है। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं ना, तो हम इसको रिपल टाइम में आराम से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके पैटर्न चेंज हो रहा है। रिफ्लेक्शन हो रही है तो पैटर्न कैसे चेंज हो गया है, रिफ्रैक्शन हो रही है तो पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। तो आप आराम से ना नीचे उसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं। जो आप बना रहे हैं अपनी कॉपी पे, तो उसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं रिपल टाइम, ठीक है। दूसरी बात बेटा, जो आपकी इस बुक में नई चीज आई है, या जो अब आपके पास इस सिलेबस में भी ऐड हुई है, वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। ये आपके पास क्या है? हैंड स्ट्रोबोस्कोप, सही है। अब ये हैंड स्ट्रोबोस्कोप क्या है? ठीक है, अब हैंड स्ट्रोबोस्कोप को अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें एक सर्कुलर डिस्क नजर आ रही है, ठीक है ना। है क्या ये? सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। और इस सर्कुलर डिस्क में स्लिट्स बनी है बेटा, यानी ये गैप्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये स्लिट्स हैं, जो व्हाइट व्हाइट आपको लाइंस नजर आ रही है। कोई लाइन नहीं बनी हुई, बल्कि बाकायदा इसके अंदर गैप मौजूद है, स्लिट्स बनी है, ठीक है ना। और बीच में आपको एक सेंटर पे होल नजर आ रहा है ये जो सेंटर का होल है, इससे अगर आप देखें तो जो स्टूडेंट है वो सेंटर के होल से देख रही है, ठीक है। और जो उसने अपना हाथ रखा है ना डिस्क पे, तो उस डिस्क को सर्कुलेट कर रही है, ठीक है ना। यानी वो उसको सर्कुलर मूव करवा सकती है वहां से। जब अपने हाथ को नीचे उस पर मूव करेगी तो वो डिस्क भी मूव करेगी, सही। अब इस स्ट्रोबोस्कोप की मदद से आप फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने इसकी स्पीड, इस डिस्क की स्पीड इस तरह से कर दी है, मतलब मैनेज करके अपने हाथ से आप क्या करें, डिस्क की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसको क्या करेंगे, कम या ज्यादा कैसे करेंगे? इसको आप ऑफ कोर्स मूव करें ना अपने हाथ से, तो उसकी वजह से आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पास नॉर्मल क्या होता था पहले, कौन सा तुम लोग फिजिट स्पिनर खेलते थे, तो फिजिट स्पिनर से जैसे ज्यादा तेज तुम्हें करना होता तो तुम ज्यादा फिंगर को उसको पुश करते थे, तो ज्यादा स्पीड उसकी बढ़ती जाती, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से ये हैंड स्ट्रोबोस्कोप है, फ्रीली मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। आप उसको जब जितना ज्यादा उसको आप मतलब टच करेंगे उतना ज्यादा उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम आप उसको टच जितना तेजी से करते रहेंगे उसकी स्पीड ज्यादा इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोप आपके पास अगर उसकी स्पीड या उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है आपकी वाटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा कि जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ना, वो आगे नहीं फॉरवर्ड नहीं चल रही, बल्कि वो रुक गई है, स्टेशनरी हो गई है, ठीक है। और आपको एक कंप्लीट वाटर वेव पूरी आराम से इसमें क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगी। ऐसे नहीं वाटर वेव बिल्कुल रुक गई है, आप ऐसा फील करेंगे अगर दोनों की स्पीड मैच हो गई। दोनों की स्पीड मैच हो गई है तो उसकी यानी स्पीड मैच होने का ना, उनकी दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी जो वाटर वेव्स हैं और जो आपकी स्ट्रोबोस्कोप जिस फ्रीक्वेंसी में आप उसको मूव कर रहे हैं, वो दोनों मैच हो गए हैं। दोनों मैच होने की वजह से आपको क्या फील होगा कि आपकी वाटर वेव्स जो है वो स्टेशनरी हो गई, वो रुक गई है। ये आप नॉर्मली इस तरह भी कर सकते हैं अगर इसकी वीडियोस देखोगे ना यूट्यूब पे, तो तुम्हें नजर आएगा कि वो फैन के साथ करें। जो घर में हमारा पंखा चलता है ना, अगर मैं स्ट्रोबोस्कोप लूँ और घर की स्पीड का जो फैन चल रहा है ना, उसको स्ट्रोबोस्कोप को मूव करना शुरू करूँ, तेज से उसकी स्पीड बढ़ाना शुरू करूँ, और मुझे एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि फैन मेरा रुक गया है, जब मैं सेंटर से उसके देख रही हूँ और उसके मुझे तीनों विंग्स ना बिल्कुल रुके हुए नजर आ रहे हो, जबकि मूव हो रहा है, चल रहा है। ये कब होगा? जब दोनों की फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाए, ठीक है। अच्छा, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, क्योंकि दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर लर्निंग आउटकम, इसलिए हम उस मैथमेटिकल फॉर्मूले को नहीं पढ़ रहे कि जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप उसकी
हैंड को अपने उससे टच करते हैं ताकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ स्लिट्स से, जो नंबर ऑफ स्लिट्स इसकी जो बनी हुई है उस पर, उससे आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली आपकी किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वाटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, जो उस रिपल टाइम में प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे लर्निंग आउटकम का पार्ट नहीं है, सिर्फ उन्होंने इस स्ट्रोबोस्कोप की जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। ठीक है, और बताया है कि इसके थ्रू हम क्या मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सही। ठीक है, या हम उसको स्टडी कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, जो आपकी वाटर वेव्स है बाय यूजिंग स्ट्रोबोस्कोप, तो ये आपकी एक नई डिवाइस है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए तो आप उसको बता सकें कि ये जो है वो एक्चुअली स्ट्रोबोस्कोप है क्या। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देती हूँ। स्ट्रोबोस्कोप STROBO है, ठीक है ना बेटा। कैसे इसको बेटा यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव मालूम करने के लिए कि जो आपके मतलब एपरेंटली आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो वेव है ना वो फ्रोजन हो गई है, वो स्टॉप हो गई है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको फीलिंग होगी कि वो एपरेंटली क्या हो गई, आपके पास वाटर वेव्स है वो फ्रीज हो गई है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। वो कंटिन्यू तब होगा जब आप इसको मूव करेंगे, इसकी स्पीड ग्रेजुअली क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे, और आपके पास जो इसकी स्पीड है और जो आपकी डिस्क की स्पीड है, दोनों यानी वाटर वेव और डिस्क की स्पीड विल मैच टुगेदर। ठीक है बेटा, सही। जैसे पहले स्ट्रोबोस्कोप नहीं था तो हम ये लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करते थे ना, फिर जो आपके वेव फ्रंट जो बन रहे हैं वो आप ड्रॉ करें। आपने क्या किया कि स्क्रीन को ही रोक दिया है, ठीक है ना, यानी उसको स्टॉप कर दिया, उसकी जो वेव फ्रंट है वो स्टॉप हो गई जगह, जिसकी मदद से आप उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वगैरह को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसा फील होगा कि आपकी जो वेव्स है वो रेस्ट पर है, स्टेशनरी।
फिर इसका इसी का जो स्क्रीन है उसके अंदर आपके पास वेव फ्रंट्स बने हैं, तो एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, ये मुझे बताओ कैसे होगा। क्लियर है, रीडेबल है? जी नेक्स्ट। यहाँ पे देखो आपके पास बिल्कुल वो जो स्क्रीन पे आपके पास वेव फ्रंट्स बने हैं ना, उस तरह से उन्होंने ड्रॉ करके आपको दिया, सही है। यहाँ पे वो कह रहे हैं द लाइंस एंड फिगर 3.1 आर ट्रस्ट of straight ripples. What is the wavelength of the ripples? Wavelength क्या होगी बेटा इसकी ripples की? हेलो, हेलो, जी नकी आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, 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 नकी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी नकी आवाज आ रही है? हेलो जी बेटा, इसके अंदर नकी बेटा रिपल की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? आई कांट हियर यू बेटा। वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे कि हमें जो है वो टोटल उन्होंने आपके पास 5 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई है जो उन्होंने मेजर किया हुआ है, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ रिपल्स पास हो रही है आप देख सकते हैं वो कितनी हुई है आपके पास बेटा। यहाँ से अगर हम फर्स्ट वाले को रेफरेंस कंसिडर करें, यानी जो आपके पास एफ पॉइंट है, जो एफ वाली वेवलेंथ है उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया? रेफरेंस, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारी कितनी पास हुई है बेटा? यानी वेवलेंथ आपके पास एक ये वेवलेंथ हो गई 1 2 3 4 और 5 वेवलेंथ पास हुई, ठीक है ना बेटा। तो अगर हमें यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम वेवलेंथ कैसे निकालेंगे कि टोटल आपके पास लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और 5 वेवलेंथ आपके पास पास हुई है, तो आप इसको 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 सेंटीमीटर आपके पास टोटल लेंथ हो गई, और उसको आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ वेव दैट आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है ना बेटा। नकी आर यू देयर? Right. अब आपके पास जो वेवलेंथ हो गई वो कितनी हो गई? वो 1 सेंटीमीटर है ना। ये टोटल लेंथ आपके पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर थी, और 5 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास 5 जो है वो वेव फ्रंट पास हुए हैं, तो आप उसको नंबर ऑफ वेव फ्रंट से डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ को, तो आपके पास सिंगल जो आपके पास है उसकी वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है बेटा। क्या Right. दूसरा वो बी पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इफ 5 seconds ago ripple tank occupied the position now occupied by ripple f, यानी जो रिपल ए है आपके पास उसने 5 सेकेंड्स पहले, ठीक है, यानी 5 सेकेंड्स पहले ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई थी जो एफ की है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल, यानी आप जो है वो आपके पास यहाँ पर पहुंच गए, 5 सेकेंड उसको लगे हैं ए को यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है ना। यानी पहले ए यहाँ पर, ए जो रिपल है वो उसको कितनी देर लगी है? 5 सेकेंड्स लगे हैं इस पोजीशन पर पहुंचने के, सही बेटा। तो आप पूछ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या Right. होगी, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट बाय यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स कितने पास हो रहे हैं आप काउंट कर लेंगे उसको 1, ठीक है। पहले वाले को रेफरेंस लेंगे आप 2 3 4 और 5 पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी?
थी मैं, नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स, ताकि तुम लोग ये मतलब आ जाएगा कभी तो याद है, नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स पास हो रहे टाइम, नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स आपके कितने पास हो रहे हैं, 5 पास हो रहे हैं, और टाइम हमने आपको कितना बताया हुआ है, 5 सेकेंड्स। इससे आपके पास फ्रीक्वेंसी भी कितनी आ गई, 1 हर्ट्ज आ गई। ठीक है बेटा। सिमिलरली अब सी पार्ट है, उसमें उन्होंने क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिपल। स्पीड अब आप कैसे निकालेंगे रिपल की, फॉर्मूला लगा देंगे v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। अब इत्तेफाक से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आपके पास 1 आ रही है और वेवलेंथ भी 1 आ रही है, तो फिर स्पीड भी कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, वेवलेंथ क्योंकि तुमने सेंटीमीटर में फाइंड आउट किया, ठीक है ना, तो इसीलिए स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस चीज का ख्याल है, क्योंकि हम स्पीड का फॉर्मूला जो सॉरी यूनिट यूज करते हैं वो मीटर्स पर सेकंड में, लेकिन क्योंकि वेवलेंथ हमने यहाँ पे किस में ली है बेटा, सेंटीमीटर्स में ली है, इसलिए हम यहाँ पे जो स्पीड लिखेंगे वो सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखेंगे। सही है। सही। दूसरी बात, अब जो नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो वेव फ्रंट्स हैं, इन्हीं की हेल्प से आपकी जो वेव्स हैं दे विल फॉलो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बीइंग वेव्स, जो भी वेव्स होती हैं दे विल फॉलो दिस प्रॉपर्टी। लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली किसको ज्यादा डिटेल में पढ़े, वाटर वेव्स, ठीक है बेटा, क्योंकि वाटर वेव्स में स्पेसिफिकली पढ़े हैं, तो जिस तरीके से जितनी जो दूसरी टाइप्स ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स विल फॉलो दिस प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं उसकी, एक है हमारे पास रिफ्लेक्शन, दूसरी हमारे पास है क्या बेटा, रिफ्रैक्शन, और तीसरी हमारे पास क्या है बेटा, डिफ्रैक्शन। There is also one more property of water waves that it follows, उसको कहते हैं interference। लेकिन interference है वो हमारे पास अभी that is not in the part of our learning outcome, ठीक है ना बेटा, इसीलिए हम इंटरफेरेंस को जो है ना फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रेक्शन। इन 3 प्रॉपर्टीज को हम एक तो पढ़ेंगे, मतलब एक तो पता करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है, उसके बाद उसकी जो वेव डायग्राम है ना उसको ड्रॉ करना, और जो हम उनको ड्रॉ करते हैं ना वो हम किसकी हेल्प से ड्रॉ करते हैं, वेव फ्रंट्स की। सिंपल अगर मैं रिफ्लेक्शन को डिस्कस करूं तो रिफ्लेक्शन के बारे में बताएं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। लाइट का स्मूथ सरफेस के ऊपर से बाउंस होना। हाँ, यानी जो हम नॉर्मल लाइट के लिए पढ़ते हैं, तो लाइट आर ऑल्सो द टाइप ऑफ वेव्स, ठीक है ना। तो लाइट के लिए आपने ये चीज पढ़ा है, इट इज व्हाट द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, उस रिफ्लेक्शन की वजह से यू कैन सी द थिंग्स अराउंड, ठीक है ना। अगर वो रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो हम चीजों को नहीं देख सकते बेटा, वो भी हमारे, ठीक है ना। अच्छा, एक रिफ्लेक्शन का एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, वो याद है, क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का होगा। हाँ, यानी आपके पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस तरह से, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सरफेस है और उस पर कोई लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट अगर हो रही है इस लाइट पे, और यहाँ पर आप क्या बनाए, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दें। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है पूरे से, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना। और ये लाइट रे जो है वो आपके पास क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, यानी उस पर बेसिकली यहाँ पर आपकी जो सरफेस है, ठीक है, उस पर इंसिडेंट होगी। अब जब इंसिडेंट होगी तो फिर वो बाउंस बैक करेगी, लेकिन जब वो बाउंस बैक करेगी तो यहाँ से कुछ एंगल बना रही है ना नॉर्मल के साथ, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब वो यहाँ से बाउंस बैक होगी, यानी यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर रही है, अब जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो रिफ्लेक्ट भी इसी सेम एंगल के साथ करेगी, यानी जो रिफ्लेक्शन होगी
वो भी आपके पास यही सेम एंगल है, एंगल सेम लग रहा है यहाँ पे। तो ये जो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ना, दैट इज ऑल्सो सेम। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेरा हट गया है, शायद सही कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो रिफ्लेक्ट हो रही होगी ना वो भी सेम एंगल से होगी, ठीक बेटा। आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके अलावा जो दूसरी चीज आप कर देंगे, प्रोवाइडेड कि आपकी इंसिडेंट रे, यानी कि तुम्हारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। ये तो हमने नॉर्मल पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को हम अब फॉलो करेंगे वाटर वेव्स में, कि हम वाटर वेव्स का पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना बेटा। इसी रिफ्लेक्शन को रखते हुए दिमाग में बिल्कुल, अब हम देखेंगे कि वाटर वेव्स का जो पैटर्न है ना उसको वेव फ्रंट्स की फॉर्म में हम कैसे ड्रॉ करेंगे।